जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 16 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। और गाइज, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को करेंगे स्टार्ट। एंड आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक्स के दौरान वो मैं आपको अलग से नोट डाउन कराऊंगा, जो आपको नोट डाउन करना है। और इसके अलावा आपको टॉपिक को बस ध्यान से जो है वो सुनना है। जो चीज मैं समझा रहा हूं उस पर मेनली फोकस आपको करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग के मैं एक बार कमेंट जो है वो देख लेता हूँ। ईशा ठाकुर, वेरी गुड, आपके आंसर्स आ गए हैं। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया, शानदार। और श्रेया तिवारी जी, अब बड़ी दुखद घटना जो है वो आपने जो है वो सुनाई है यहाँ पर, और आपकी फैमिली के प्रति मेरा कंडोलेंस है। तो ध्यान रखिए अपना। मुझे पता है कि ये भारी समय है आपके लिए, काफी ज्यादा। और थोड़ा सा अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है वो हिम्मत दीजिए, और कुछ समय बाद अपने बाबा का सपना भी जो है वो पूरा करने के लिए आगे मेहनत करिए। क्योंकि जिंदगी का गाइस ये सत्य है, सभी लोग एक ना एक दिन इस चीज को जो है वो फेस करते हैं। और जो सबसे खतरनाक होती है सबकी लाइफ में, कि अपने किसी को जो है वो खोना, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को खोना। और ये सत्य है, इसको आप डिनाई तो कर ही नहीं सकते। हर एक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में ये घटना जो है वो ना घटी हो। तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है, मैं खुद समझ सकता हूँ। मैंने भी अपनी जब दादी को खोया, नाना जी को खोया, तो बड़ा दुखद घटना होती है ये। बट हिम्मत जो है वो हारनी नहीं है, आगे जो है वो बढ़ना है। उन्होंने भी आपके लिए जो सपने देखे हैं उसको पूरा करना है। बस ध्यान रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। पीडीएफ, एक यूजर है जस्ट बेटी, उनका यूजर नेम है। आप पीडीएफ के लिए इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पीडीएफ की। और प्रिया अभ्युदय, आप भी आंसर्स लिखना शुरू करिए। आयुषी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने कल आपसे एक टॉपिक के अंदर जो है वो बात करी थी, जिसमें मैंने आपसे टैगोर आइंस्टाइन मॉडल का जो है वो जिक्र किया था। एक्चुअल में वो टैगोर आइंस्टाइन मॉडल नहीं था, वो बोस आइंस्टाइन मॉडल था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये बोस आइंस्टाइन मॉडल जो है वो क्या है? कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर। और जिसको नहीं पता इसके बारे में सर्च करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बोस आइंस्टाइन मॉडल। तो क्या बोस आइंस्टाइन में बोस जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे क्या? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स पे लिख करके वो बोस का नाम क्या था। और इसके बारे में पढ़िएगा जरूर। और यस, पायल भारती जी, वेरी गुड। G20 की थीम भी थी वासुदेव कुटुंबकम, बहुत बढ़िया। आपने भी आंसर जो है वो लिखे हैं, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा, हाँ बिल्कुल यार। घर में किसी फैमिली हॉस्पिटलाइज हो जाती है, फैमिली मेंबर, तो बड़ी समस्या जो है वो होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो ध्यान रखिए। और ऐसी चीजें होती हैं यार। और अभी तो बहुत ज्यादा देखो, गर्मी जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो ऑलरेडी चल रही है यार। हालत जो है वो ऑलरेडी कितनी ज्यादा खराब है। तो सभी लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी वगैरह पीते रहो, और ध्यान रखो। क्योंकि आपकी हेल्थ अगर खराब होगी तो आप जो है वो दूसरों से पीछे होते जाएंगे। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें कंपटीशन आपका अपने आप से सबसे पहले है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, शेखर शर्मा, अच्छा उनका दूसरे के आंसर के वीडियो में कमेंट था। चलो, आई थिंक मैंने सभी के आंसर जो है वो कमेंट जो है वो पढ़ लिए हैं कल भी। शगुन सिंह, वेरी गुड यार। दीपांशी ने भी आंसर लिखा है। सर दौलत कैसा है? दौलत बहुत बढ़िया है यार, यहीं पे सो रहा है अभी नीचे, यहाँ पर। क्यूट सा है वो, क्यूट बच्चा, देखोगे? वो देखो, देखा आप लोगों को?
वो मेरे आसपास ही जो है वो रहता है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। अब आप जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको जो है वो ध्यान से थोड़ा सा सुनना है, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक ये सेफ हार्बर आ रहा है। तो जैसे ही आपको सेफ हार्बर सुनाई देता है आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए। ये टॉपिक हालांकि पहले भी आ चुका है, ये आईटी रूल से रिलेटेड टॉपिक है, इंटरमीडिएटरीज का टॉपिक है। देखो होता क्या है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जैसे फेसबुक है मार्क जकरबर्ग का, उस पर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ कमेंट्स लिखते हैं, कोई पोस्ट जो है वो डालते हैं, और या फिर एक्स प्लेटफॉर्म ले लो एलॉन मस्क का, उस पर कोई भी अपना कंटेंट जो है वो डाल रहा है, तो होता यह है कि उस प्लेटफॉर्म के मालिक के खिलाफ कार्रवाई ना हो, जिसने कंटेंट पोस्ट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो होता है सेफ हार्बर। और ये इंटरमीडिएटरी का जो प्रोटेक्शन होता है, ये हम सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज को प्रोवाइड कराते हैं जो हमें हमारे रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करते हैं, यानी कि सरकारी जो नियम है उसका पालन करते हैं, सिर्फ उनको इस प्रकार की सेफ्टी जो है वो दी जाती है। तो आओ समझेंगे कि ये टॉपिक जो है वो क्या है। एक मोटे मोटे तौर पर आपको आइडिया तो लगी है कि सेफ हार्बर जो है वो होता क्या है, जिन लोग को नहीं पता। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेफ हार्बर और सोशल मीडिया का रेगुलेशन। आपने कभी सोचा है कि अगर फेसबुक पर किसी यूजर ने कुछ गलत लिख दिया तो फेसबुक जिम्मेदार होगा या नहीं? तो यही चीज मैंने आपको समझाई कि वो जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसके पास सेफ हार्बर है। तो इसी लीगल फ्रेम को हम लोग बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो सेफ हार्बर जो मैंने आपको समझाया, आपको क्लैरिटी तो मिली गई। तो ये एक लीगल प्रोविजन है। क्या है ये? लीगल प्रोविजन, जिसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब उन कंटेंट्स के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जो यूजर अपलोड करते हैं। यानी कि कोई यूजर अगर कोई भी कंटेंट ऐसा अपलोड कर रहा है जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है या जो इलीगल है ना, तो उसके लिए फेसबुक लाइबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इंडिया में ये कंसेप्ट आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 में दिया गया है। लिख लेना सेफ हार्बर। आपको समझ में आ गया ना, क्लैरिटी मिल गई तो लिखो मत उसके बारे में कि भाई सेफ हार्बर क्या होता है, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। क्लियर? सिर्फ इतना लिखो जितना मैं बता रहा हूं, सेफ हार्बर डैश अंडर आईटी एक्ट 2000 ब्रैकेट में सेक्शन 79। कभी कभी क्या होता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी वाले सेक्शन वगैरह जो है वो पूछ लेते हैं। अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 79 किस चीज से रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, कौन से एक्ट से, कौन से कानून से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईटी एक्ट सन 2000, और इसका इंस्पिरेशन आया था यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्शन 230 कम्युनिकेशन एक्ट से। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 230 यूएस का कम्युनिकेशन एक्ट जो है 1934, उससे इसको इंस्पिरेशन जो है वो मिला था। और फिर हमने जो है वो आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 79 में सेफ हार्बर का कंसेप्ट जो है वो शामिल किया। बस इतनी सी चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, दैट्स इट। तो न्यूज में ये टॉपिक जो है वो क्यों था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पार्लियामेंट को बताया कि वो सेफ हार्बर प्रोविजन को फिर से रिकंसिडर करेंगे, यानी कि उस पर फिर से विचार करेंगे, क्योंकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया पर, और हमें सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा इस प्रकार की फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये फॉरेन प्लेटफॉर्म्स इंडियन कानून का पालन सही तरीके से नहीं करते और हार्मफुल कंटेंट के अगेंस्ट टाइम पर एक्शंस भी नहीं लेते। इसलिए एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की बात हो रही है, जिसमें इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी का स्ट्रक्चर बदलने की बात है कि इसमें और भी उनको कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ हार्बर चाहिए तो। बातें समझ में आई आपको? क्लैरिटी की क्या हो रहा है अभी देश में, कि एक नए कानून को लाने की जो है वो बात चल रही है। बस दैट्स इट, ये था पूरा टॉपिक और ये थी पूरी न्यूज। बट यस, हम थोड़ी और चीजें डिटेल में जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं आईटी एक्ट सन 2000 के सेक्शन 79 के बारे में। इंटरमीडिएटरी यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनको तब तक लीगल इम्यूनिटी मिलती है जब तक कोर्ट या सरकारी नोटिस के बाद तुरंत इलीगल कंटेंट हटा दें।
यानी कि अगर सरकार ने बोला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि भाई ये फलाना कंटेंट नहीं दिखना चाहिए ऑनलाइन, जिससे कि लोग शेयर ना करें इस न्यूज को, तो तुरंत अगर वो हटा रहे हैं तो यानी कि सरकार के ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं तो उनको सेफ हार्बर मिलेगा। पॉइंट क्लियर? पहला, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, बहुत नेचुरल है। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज से एक्शन नहीं लिया जा सकता, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस जरूरी है। यानी कि प्रॉपर एक लीगल ऑर्डर के थ्रू, यानी कि सिर्फ आप बोलकर प्राइवेट कंपनी को जो है वो हटवाओगे नहीं चीजों को, नहीं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसका मिसयूज जो है वो कर सकती हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए। यस, वो हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी के जो कैंपेन्स हैं, राइट, या फिर उनके करप्शन की जो चीज अगर बाहर मार्केट में आ गई उसको बंद करवा सकती है ना, ये भी हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का क्लैरिफाई किया कि जो भी होना चाहिए वो प्रॉपर नियमों के आधार पर होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है गाइस? आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है? फिर 2021 का एक और रूल हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस 2021 का रूल। प्लेटफॉर्म को ग्रीवियंस ऑफिसर, यानी कि एक ऐसा अधिकारी सोशल मीडिया जो कंपनीज है उनके पास होना चाहिए, और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन जो है वो उनको अपॉइंट करना होता है इंडिया में रहने वाला। यानी कि इंडिया में ही ये वो व्यक्ति होते हैं जिससे कि इंडियन ऑफिशियल जो है वो कांटेक्ट करते हैं अगर किसी कंटेंट को हटाना है इमीडिएट बेसिस पे। तो ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंडिया के अंदर ही एक अपना कोई एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, एक ऑफिशियल अपॉइंट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर सके। और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करना मैंडेटरी है, यानी कि वो जिन जिन चीजों का पालन कर रहे हैं उसकी प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो अपनी पब्लिश करें। तो ये इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन जो है वो कहती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, ये है इसका फुल फॉर्म। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रेवियंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन दोनों इंडिया में रहने चाहिए और पीरियोडिक कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करें। फिर पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फैक्ट चेक यूनिट अगर किसी कंटेंट को फेक न्यूज डिक्लेयर करे और प्लेटफॉर्म उसे ना हटाए तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन छीन लिया जा सकता है। तो देखो क्लियरली हमारी पीआईबी के अंदर जो है वो अगर किसी कंटेंट को बोल दिया कि भाई ये फेक न्यूज है, फेक कंटेंट है, तो तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उससे जुड़ी जितने भी कंटेंट उनके पास उनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है उनको तुरंत उन्हें इमीडिएट बेसिस पर डिलीट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन से हटा दिया जाएगा। समझे आप? अब यूएसए में भी सेक्शन 230 पर बहस जो है वो चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें चेंजेस हो ताकि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट या पॉलिटिकल बाइसनेस को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो इसके जरिए चलाया जा सकता है, राइट, जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है। यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं हम लोग एक नया कानून लाने की बात कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा भी पूरे दुनिया भर में भी इसकी डिमांड जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, राइट। आगे की जो है वो चर्चा करें तो इसका फायदा जो है वो क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सेफ हार्बर। देखो क्या होता है, छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स को यूजर कंटेंट प्री मॉडरेट करने का प्रेशर जो है वो नहीं होता। इनोवेशन जो है वो उससे बूस्ट जो है वो होता है। ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी अगर वो पोस्ट अगर कर रहा है तो लोगों की राइट्स हैं भाई, फ्री स्पीच के अधिकार, और लोग अपने इनोवेटिव चीजें जो है वो वहां पर पब्लिश कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी जो है वो दे सकते हैं। जैसे यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट। अब देखिए लोगों का टैलेंट यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए बाहर निकल कर आ रहा है, राइट। आज की डेट में जो है वो आप कोई भी पर्टिकुलर मुद्दा है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखकर जो है वो हाईलाइट करवा सकते हो, राइट। आपके पर्सनल मुद्दे, पर्सनल प्रॉब्लम्स, राइट, जो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो लोग सामने रख रहे हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी है ऑब्वियसली, तो हमें नेगेटिविटी को हटाना है। अगर सेफ हार्बर हटा दिया जाता है तो प्लेटफॉर्म जो है वो ओवर सेंसरशिप कर सकते हैं, जिसका असर डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स पर पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि अगर सेफ हार्बर हटा दिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यही कहेगा कि भाई आप ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, तो हर एक पोस्ट जो भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहे, राइट, भले ही वो शायद किसी चीज के अवेयरनेस की पोस्ट हो, तो वो डिलीट हो जाएगी, वो सोशल मीडिया रखेगा ही नहीं। तो ये इसके नुकसान भी हम लोग को कुछ देखने को जो है वो मिलते हैं।
प्लेटफॉर्म्स को आर्बिट्ररी एक्शन लेने से जो है वो इसमें रोका भी जाता है। यानी कि अगर हमने सेफ हार्बर दे दिया किसी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी नहीं चलाता, बोलता है कि चलो ठीक है, लोगों को पोस्ट करने दो, अल्टीमेटली जो पोस्ट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, हम नहीं होंगे। बट अगर हम कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बना दें तो कंपनी फिर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, है ना, वो जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। बस यही चीज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर। तो हमें आज की डेट में और भी काफी सारे लोगों से, एक्सपर्ट से बात करने की आवश्यकता है ना। एक्सप्रेशन की फ्रीडम को मेंटेन करते हुए इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटी जो है वो, यानी कि सोशल मीडिया की लाइबिलिटी जो है वो क्लियरली डिफाइन हो, यानी कि जिससे कि यूजर की फ्रीडम भी जो है वो ना छिने, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है वो सेफ रहे, राइट, यानी कि सेफ हार्बर उनको बना रहे। तो सेफ हार्बर को लिमिट करने से पहले जुडिशियल ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेफ हार्बर क्या है, एक लीगल इम्यूनिटी सिस्टम है प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आईटी एक्ट 2000 का कौन सा सेक्शन है जिसमें सेफ हार्बर की बात हुई है। और गवर्नमेंट इस प्लानिंग को जो है वो प्लानिंग कर रही है कि इसमें सुधार जो है वो लाए। और ये डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है, तो ये लिख लेना, डिजिटल इंडिया एक्ट। और चिंता जो है वो आज की डेट में यही है कि फेक न्यूज चल रही है, राइट, कंपनीज कई बार पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो चाहिए, जिससे कि ऐसे इश्यूज जो है वो टैकल किए जा सके। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा, क्लैरिटी जो है वो आपको मिली होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब गाइस देखो, हम एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ऐसा टॉपिक जो है वो, जो हमारी सोच जो है वो बदलेगा। सिंबल स्ट्रेटजी और सेल्फ रिलायंस का ये टॉपिक है। ऑपरेशन सिंदूर एक सिंबॉलिक मूवमेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, डेटा डिपेंडेंस और कम्युनल यूनिटी तक जाता है। मतलब ये स्टार्ट तो हो रहा है एक, आप कह सकते हो कि बदले के लिए, बट इसका कहीं ना कहीं रिलेशन, इंटरकनेक्टेडनेस इसकी एनवायरमेंट के साथ भी है, डेटा के साथ भी है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि फेक और वायरल न्यूज और इवन साइबर अटैक्स होना शुरू हो गए थे, और इवन कम्युनल यूनिटी तक जा रही है। यानी कि लोग जो है वो सांप्रदायिक तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर एक दूसरे के साथ जो है वो यूनाइटेड है। तो सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए स्पेशली ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरे टॉपिक को आप लोग सुनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर गाइस एक सिंबॉलिक मैसेज भी था। जब कर्नल सोफिया कुरैशी, एक मुस्लिम वुमेन ऑफिसर, को नेशनल पोडियम पर प्रोमिनेंटली दिखाया गया, देखा था आपने इनकी फोटो लगातार, आप देख रहे थे कि ये स्पीच जो है वो दे रही थी। ये मूवमेंट इंडो पाकिस्तान टेंशन के बीच आया था। आप सभी लोग जानते हैं, आपने इनके वीडियोस भी देखे होंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी जी के। और एक साफ मैसेज दिया गया कि भारत जेंडर, रिलीजन और इंस्टीट्यूशंस में एकता बनाए रखता है। तो उन्होंने इसलिए मुस्लिम वुमेन को सामने जो है वो रखा, ये बताते हुए कि इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार से कम्युनल टेंशंस को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इंडिया बोलता है कि वो सेक्युलर है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलर है, दैट मीन्स कि वो सेक्युलर है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली, समझे आप। तो जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे, नॉर्मल लोग इन सब चीजों पर डिस्कशन नहीं करते हैं या इन सब चीजों को देखते नहीं है, बट आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हैं। हम जो भी चीज करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। हमारी महिलाओं को बोला गया था मार कर कि जाओ मोदी को जो है वो बता दो, यही हुआ था ना, कि इस प्रकार का हश्र होने वाला है। तो हमारी महिलाओं से ही बुलवाया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहो, या हमारी जो स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी है, जिसने एडवाइस की होगी, आप एडवाइस करोगे आने वाले समय में आपके चीफ मिनिस्टर को, हो सकता है कि और आने वाले समय में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, आपकी एडवाइस के ऊपर चीजें बेस्ड होंगी आने वाले समय के लिए। तो आपको अपने माइंडसेट को इतना खोल के जो है वो रखना है। तो सिंबोलिज्म का उपयोग इंटरनल कम्युनल टेंशन को टैकल करने में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये।
नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। इंडिया के एयर पोल्यूशन क्राइसिस की बात करें इस तो इंडिया की 12 से ज्यादा सिटीज दुनिया की 20 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में रेगुलरली आती हैं। हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से 1.6 मिलियन लोगों की डेथ होती है। चाहो तो लिख लो, 1.6 मिलियन लोग एस्टिमेटेड है कि इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो मौत का शिकार हो रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने टारगेट रखा है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 को 20 से 30% तक कम किया जाए, लेकिन अभी सिर्फ 131 सिटीज ही कवर्ड है, जबकि 4000 से ज्यादा सिटीज हैं। ये चीज भी जो है वो आप लिखिएगा कि अभी हमने लॉन्च तो इसको किया था 2019 में, टारगेट भी जो है हमने सेट किया था, बट ये पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर रोल आउट नहीं हुआ। राइट। तो इससे पता चलता है कि गवर्नेंस और कवरेज में गैप हम लोग को देखने को मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया अभी भी फॉरेन सैटेलाइट्स और इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है फॉर एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट डेटा। राइट। और देखो यहां पर जो है वो ये चीज जो है वो लिखी हुई है, हम एयर क्वालिटी और क्लाइमेट डेटा के लिए फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। हमारी खुद की सैटेलाइट्स अभी भी ऑपरेशन में नहीं है। एक स्टडी भी मोस्टली फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ही लीड होती है। जैसे कि हमारी जो भी स्टडी कंडक्ट की जाती है, अक्सर आप देखते होंगे कि रिसर्च पेपर जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो पब्लिश किया गया, जो इंडिया के बारे में कमेंट कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है चीजें, है ना। हमारा खुद का एक प्रॉपर डेटा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास फंड होते हैं, लेकिन वो अनस्पेंड छोड़ देते हैं, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन का गैप जो है वो अभी भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। फंड होने के बावजूद काम जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाता है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये वाली चीज तो हमने डिस्कस कर ली, ये फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया है। इस टॉपिक को जो है वो थोड़ा सा इन्होंने सही तरीके से रखा नहीं। मेनली ये टॉपिक जो था वो इंटरकनेक्टेड तरीके से जो है वो समझना जरूरी था। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मेन तो एक कर्नल सोफिया कुरैशी की इमेज एक तरफ सेक्युलर यूनिटी का सिंबल बनी, राइट। लेकिन रियलिटी ये है कि माइनॉरिटीज का पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। बट यस, हमने सही समय पर सही तरीके से एक्शन जो है वो लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मुस्लिम मिनिस्टर्स को कैबिनेट में कम जगह भी मिलती है। रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप लॉ भी हम लोग को देखने को मिलता है। हेट स्पीच पर रूलिंग पार्टी की चुप्पी रहती है। तो सोचिए, क्या एक सिंबॉलिक इमेज इनफ है अगर ग्राउंड लेवल पर सशक्तिकरण ना हो तो ये आर्टिकल इस चीज का जो है वो जिक्र कर रहा था, बस और कुछ नहीं। और इस आर्टिकल के अंदर दूसरी चीज ये भी बताई गई कि भाई हमें अपने खुद के डेटा को गैदर करना चाहिए, राइट, और खुद से रिसर्च जो है वो करनी चाहिए, और रिसर्च को पब्लिश करना चाहिए, और इंटरनेशनल लेवल पर उसको पब्लिश करना चाहिए, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ एटलीस्ट हम लोग कोलैबोरेट करें, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिखाएं। तो ये ऊपर नीचे है ये वाला टॉपिक। मुझे लग रहा है कि दो तीन टॉपिक्स को उन्होंने एक सिंगल आर्टिकल में जो है आपके लिए जो है वो दे दिया, बट इसका इंटर रिलेशन जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखते हैं कि आगे चल के कोई एक अच्छा आर्टिकल मुझे दिखेगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज लिख लो, सफर सिस्टम। यहां पर इसका जिक्र किया था इन लोगों ने, सफर सिस्टम। ये इसके बारे में आप जो है वो आज पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। और दूसरा नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, NARFI। इनके बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका एक बेसिकली आज के लिए टास्क है, बस दैट्स इट। इस टॉपिक में हमने जो है वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो है वो समझा कि किस प्रकार से ये सिंबॉलिक जो है वो बन गया, और कैसे इसने कम्युनल यूनिटी को प्रमोट किया, है ना, सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया। तो ऐसे सेक्युलरिज्म के टॉपिक में ये वाला एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो भारत के लिए बैकबोन बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग। ये बात आप जानते ही हैं, हम MSME में भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैन्युफैक्चरिंग रीसेट इम्परेटिव, ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल का टाइटल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसका जिक्र जो है वो भी किया जाएगा डिटेल में। अब देखो, आज की ग्लोबल कंपटीशन में अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बूस्ट करना जरूरी है। अगर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें बूस्ट करना जरूरी है। चाइना इसलिए आगे क्योंकि उसके घर घर पर
फैक्ट्रीज हैं। क्या हमारी कंट्री में पहले ऐसा था? बिल्कुल गाइस, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि जिस समय यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उस समय इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। यस, यू नो अबाउट इट, इसके बारे में। तो पहले थी हमारे घर घर में फैक्ट्री, बट कॉलोनियल पावर ने जो है वो इस प्रैक्टिस को जो है वो चेंज कर दिया, इस हमारे इकोनॉमिक मॉडल को जो है वो चेंज कर दिया। और हालांकि हम हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, बट यस, इंडिया को और तेजी से ग्रो करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें। अब सवाल ये उठता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है क्यों? ये चीज आप चाहो तो पॉइंट्स में लिख सकते हो, ये डेटा आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा मेंस के आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो पहला डेटा आप लिख लो, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 16 to 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। पहला पॉइंट, 16 से 17% हमारी जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से आता है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट 447.46 बिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंचा था, जो पिछले साल से 6.03% ज्यादा है। और गवर्नमेंट का गोल यही है कि 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग शेयर 25% करना। लिख लो कि इस साल हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 16-17% से 25% होना चाहिए, ये हमारा एक टारगेट है। और 2030 तक $500 बिलियन का हमें ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करना है, $500 बिलियन का ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करना है। तो बस ये एम जो है वो आप लिख लो, ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट लिख लो, बाकी दूसरा पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज सच फॉर यू गाइस। इसमें आप पहला और तीसरा पॉइंट जो है वो लिखिए, दूसरा पॉइंट पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए। HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च 2024 में 59.1 पहुंचा। 16 साल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, तो ये अच्छा है, ये अच्छे पॉइंट है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। और एफडीआई इनफ्लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले 10 सालों में 69% ग्रो हुआ, $165.1 बिलियन तक पहुंचा। बट चैलेंजेस हैं, जैसे कि लो वैल्यू एडिशन हम लोग को जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिलता है, राइट? यानी कि इन्वेस्टमेंट कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम ढंग से पैसा लगा नहीं रहे हैं। इंडिया जो है वो R&D की अगर हम बात करें तो अपनी जीडीपी का मात्र 0.7% ही खर्च करता है, जो साउथ कोरिया के अंदर 4.8% होता है और चाइना में 2.4% होता है। चाहो तो ये आंकड़े लिख सकते हो कि इंडिया बहुत कम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है वो पैसा लगाता है। तो इंडिया को अब जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन है ना। इनोवेशन हमारे यहाँ होता नहीं है, एजुकेशन और इंडस्ट्री का डिस्कनेक्ट है, जिसको हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली चीज भी आपको पता ही है। यस, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। MSME स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉपर टाइम पर उसको फंडिंग्स नहीं मिल पाती, है ना। तो ये सब चीजें हैं, दैट्स इट। तो ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की जो है आवश्यकता नहीं है उतना कुछ खास। इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉजिस्टिक कॉस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम को हमें क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड जो है वो बनाना चाहिए। हमें टेक्निकल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। इंजीनियरिंग करिकुलम में 50% लेबोरेटरीज, वर्कशॉप, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन में टूल रूम, प्रोडक्ट असेंबली लाइंस डेवलप की जाए, है ना। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये बेस डिसिप्लिन को रिवाइव करना जरूरी है, यानी कि इन इन पर्टिकुलर एरियाज पर और ज्यादा काम जो है वो किया जाए, राइट। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के लिए, यानी कि हमारी खुद की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इन एरियाज पर काम करना बहुत जरूरी है। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनने वाला टॉपिक है ये। प्लग एंड प्ले पार्क के अंदर हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि ये प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग पार्क किसको हम कहते हैं? ये कौन से ऐसे पार्क हैं जो प्लग एंड प्ले कहलाते हैं? प्लग एंड प्ले मतलब आपने प्लग लगाया और चालू हो गए, मतलब कुल मिलाकर एक हमने ऐसा हब क्रिएट किया हुआ है कि जहां पर सिर्फ इंडस्ट्रीज को आना है और अपना ऑपरेशन शुरू कर देना, उनके लिए हर एक चीज फैक्ट्री में अवेलेबल है, सिर्फ उनको आकर काम स्टार्ट करना है। तो ये ऐसा मॉडल, ठीक है। स्टार्टअप को इंडस्ट्री लिंक्ड लैब्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सेस देना होगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। हमारी जीडीपी का एटलीस्ट हम लोग को 2% जो है मैन्युफैक्चरिंग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना जरूरी है।
है ना। तो जहां पर आपको मैंने आंकड़े लिखाए थे 0.7% हम खर्च करते हैं ना, तो उसकी जगह आप 2% लिख लो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, एमएसएमई को सशक्त करना है, उनको क्रेडिट प्रॉपर टाइम पर दो, ट्रेनिंग दो, उनको मार्केट एक्सेस उनको प्रोवाइड कराओ, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। तो ये चीज है। और पूरे दुनिया भर के साथ इंटीग्रेट हम लोग जो है वो करें, ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर फोकस करें, पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक कॉरिडोर जो है वो तैयार करें। तो ये सब चीजें। तो बस यही था पूरा और टॉपिक, इसके अंदर और कुछ खास चीजें जो है वो नहीं थी जो एज सच आपको समझने की जरूरत पड़े। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। एक सेकंड। अब गाइस हम बात करेंगे एक ऐसे इनिशिएटिव के बारे में जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यानी कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन की बात हो रही है और फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि लोगों को जो है वो वित्तीय चीजों के बारे में जो है वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो। राइट, तो उसकी बात हो रही है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हुआ ये कि अभी 9 मई 2025 को सेबी और आईईपीएफए ने मुंबई में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, जिसमें निवेशक शिविर लॉन्च करने की फाइनल प्लानिंग की गई। लिख लो, आईईपीएफए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, और सेबी, इन्होंने बॉम्बे के अंदर सेबी ऑफिस में 9 मई 2025 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और इन्होंने प्लान फाइनलाइज कर दिया कि ये निवेशक शिविर जो है उसको शुरू करने वाले हैं। ये बेसिकली निवेशक शिविर जो है वो क्या है गाइस, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक मेला हम लोग को देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर्स को उनके अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और शेयर वापस दिलवाना थ्रू अ सिंप्लीफाइड नेशन वाइड मैकेनिज्म। यानी कि जैसे कि कई बार किसी ने इन्वेस्टमेंट जो है वो किया हुआ है, राइट, और उनका वो डिविडेंड जो है वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं वो, राइट, उनको अपना पैसा बाहर निकालना है, शेयर निकालना है कंपनी से, वो नहीं निकल पा रहा है, तो उनको एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सीनियर ऑफिशियल जो है सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के, राइट, डिपॉजिटरीज के, आरटीएस के, आईईपीएफए के, वो इस मीटिंग को जो है वो अटेंड कर चुके हैं और प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो निवेशक शिविर के लिए तैयार हो चुका है। तो क्या है ये, मैंने आपको उसका गोल ऑलरेडी बता दिया कि अनक्लेम्ड शेयर्स और डिविडेंड्स को डायरेक्टली इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना, ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस बढ़ाना, मिडिलमैन डिपेंडेंसी को कम करना। शुरुआत बॉम्बे और अहमदाबाद से होगी, बाद में ऑल ओवर इंडिया ये शिविर जो है वो लगेंगे, इस प्रकार के मेले जो है वो लगेंगे, जो इन्वेस्टर्स को टीचिंग प्रोवाइड कराएंगे, बताएंगे इन्वेस्टर्स को कि हाँ भाई कि आपको क्या चीजें करनी है जिससे कि आपको फायदा मिल सके। सिर्फ सुनो इस चीज को। अब देखो, इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकेंगे कंपनीज और आरटीएस के रिप्रेजेंटेटिव से। एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा, वेरिफिकेशन से लेकर क्लेम फाइल करने तक। पहले देखा जाएगा कि उसी का डिविडेंड है, शेयर है, वेरीफाई हो गया, फिर उसके बाद फिर वो अपना क्लेम जो है वो फाइल कर सकेंगे। कितनी बढ़िया चीज है, इससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट की तरफ, कि हाँ भाई कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा अटक भी जाता है तो एक सिस्टम है जिसके थ्रू पैसा आप निकाल सकते हो। अब IEPFA डिजिटल पोर्टल, यानी कि IEPFA.gov.in पर लॉगिन आप कर सकते हैं। इस पोर्टल से आप चेक कर सकते हो कि आपके शेयर्स या डिविडेंड IEPFA को ट्रांसफर हो चुके हैं या नहीं। राइट, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। पूरा पूरा एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है और सिंप्लीफाई किया जा रहा है। राइट, अब देखो डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी से होगा, यानी कि जिस कंपनी के आपके पास शेयर है उनसे ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे यहाँ पर मौजूद ऑफिशियल्स, जो आपका क्लेम सेटलमेंट करेंगे। और स्टेटस जो है वो आप वेबसाइट पर देख सकते हो। अगर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया, फाइल कर दिया, तो आप IEPF5 फॉर्म जो है वो सबमिट करोगे रिफंड क्लेम करने के लिए। बस दैट्स इट। तो इसमें पर्सनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा सिस्टमैटिक गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा, पूरे प्रोसीजर्स की जानकारी जो है वो दी जाएगी। ऑफिशियल्स IEPFA, सेबी, NSE, BSE, NSDL, CDSL, मेजर आरटीएस के ऑफिशियल्स यहाँ पर जो है वो मौजूद होने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लो भाई कि सेक्शन 125 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो है वो IEPFA को स्टैब्लिश किया गया था। इसका इसके दो रोल्स होते हैं, ये लिख लेना, IEPF के ड्यूअल रोल, और नीचे दो रोल्स में ऐसे करके एरो बनाकर जो है वो लिखना। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, पहला गोल।
कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, और दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, कि लोगों को जो है वो वित्तीय चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो मिले। तो ये चीज जो है वो इसके अंदर हम लोग को जो है वो दो चीज देखने को जो है मिल रही है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि अनक्लेम्ड शेयर्स वगैरह जो होते हैं उसको सेटल करवाना, है ना, अवेयरनेस ड्राइव्स क्रिएट करना, और रिफंड में हेल्प करना कि लोगों को रिफंड जो है वो मिल जाए उनका। बस यही चीज है। डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, कोई मिडिल मैन की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती, पब्लिक ट्रस्ट इससे जो है वो मजबूत होगा, है ना। जो अनरिजॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेंट्स हैं वो फाइनली इन शिविर के थ्रू, निवेशक शिविर के थ्रू जो है वो सॉल्व होगी। तो निवेशक शिविर एक अच्छा, आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को जो है वो और मजबूत बनाओगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है। तो एक सटीक मिलिट्री स्ट्राइक थी जो इंडिया के पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में हुई थी, जिसमें 26 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे। तो ये रिपीटेड टॉपिक है पूरा, सिर्फ सुन लो आप। टारगेट हमने किया पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टेरर कैंप्स। ऑब्जेक्टिव ये था सेल्फ डिफेंस और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ हमें लड़ना है। फोकस सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे जाइश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन टेरर कैंप्स पर था, ना कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर। और फिर जब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जब रिटेलिएशन हुआ, राइट, हालांकि हमने जो है वो रिटेलिएट किया था, हमने रिस्पॉन्ड जो है वो किया था, हमने अटैक नहीं किया, बट उन लोगों ने अटैक किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई जो है वो की और कहा कि बेटा अब लड़ लो, आ जाओ। फिर वो सॉरी सॉरी पर उतर आया। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग, ये चीज लिख लेना, एक इंटरनेशनल लॉ है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का चार्टर का आर्टिकल 51 ये लिख लो। इसके नीचे जो है वो लिखना, इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि आर्म्ड अटैक्स के रिस्पॉन्स में किसी भी कंट्री को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। यानी कि अगर हमारी कंट्री के ऊपर, जैसे आपने देखा कि आर्म्ड अटैक हुआ, टेररिज्म देखने को मिला, तो अब हम, अगर वो क्रॉस बॉर्डर भग गए हैं, तो अब हम सेल्फ डिफेंस के तौर पर जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लीगल है इंटरनेशनल कानून के तहत जो हमने किया। इस एक्शन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करना होता है बस। यानी कि अगर हमने किसी स्टेट के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर घुसकर किसी को उड़ाया है, तो हम तुरंत जो है वो उसकी मतलब वो बता दें कि भाई हमने, हमारा पर्पस क्या था ये चीज करने का। और इसमें कंडीशन यही है कि, कंडीशन ये होती है कि एक्शन जरूरी है भाई, और हमारे लिए जरूरी था एक्शन, टेररिज्म को जो है वो सबक सिखाना, राइट। तो हमारे लिए जरूरी था भाई, हमारे यहाँ के लोग को आप जो है मार के जाओगे तो हम चुप बैठे रहेंगे क्या। दूसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लिख लेना, इसने कहा है कि ये अधिकार तभी लागू होता है जब अटैक किसी स्टेट या उसके बिहाफ से हुआ हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी चीज आप जानती हो। इंडिया ने क्लेम किया कि एक्शन जो है वो नॉन एस्केलेटरी था, यानी कि हमें हमें पाकिस्तान से वॉर नहीं लड़ना था, हम तो सिर्फ सबक सिखा रहे थे टेररिस्ट को। पाकिस्तानी आर्मी टारगेट्स को नहीं हिट किया गया, यानी कि हमने पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स वगैरह को हिट नहीं किया, सिर्फ नॉन स्टेट टेरर ग्रुप्स के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। पहलगाम हत्याकांड का मेन एम था कि कश्मीर की शांति की प्रक्रिया जो है उसको डीरेल करना, है ना। तो उस चीज का हमने जवाब दिया कि तुम कुछ भी कर लो, कश्मीर में शांति भंग नहीं कर पाओगे। तो उसका हमने कठोर जवाब जो है वो दिया, 100 से ज्यादा टेररिस्ट मार दिए थे हमने। ठीक है, एक और उभरता हुआ एक प्रिंसिपल है गाइस, अगर कोई होस्ट कंट्री जैसे कि पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या करना नहीं चाहती, तो दूसरी कंट्री जैसे इंडिया क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक कर सकती है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये भी एक उभरता हुआ प्रिंसिपल आज की डेट में आ रहा है। कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन है अनविलिंग और अनेबल, यानी कि अब यूएसए ने 2011 में रेड किया था ओसामा बिन लादेन के उस पर, पाकिस्तान में ही था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पर अबोर्डाबाद था, एक एरिया क्षेत्र था जहां पर जो है वो ओसामा बिन लादेन को उड़ाया गया था, राइट। याद याद होगा आपको। तो यूएसए के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इंटरनेशनली लीगल था वो चीज, क्योंकि भाई आपने एक टेररिस्ट को जो है वो उड़ाया, अगर वो कंट्री खुद टेररिस्ट को उड़ा नहीं पा रही है, उसको पनाह दे रही है, तो दूसरी कंट्री आकर ये कार्य कर सकती है। सीरिया के ऊपर स्ट्राइक जो है वो किया गया, राइट, यूएसए के द्वारा 2014 में आईएसआईएस के ऊपर बेसिकली इन्होंने टारगेट किया था। अब तो आईएसआईएस ऑर्गेनाइजेशन आईएस बन चुका है, इस्लामिक स्टेट, पहले था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया।
ठीक है। हालांकि इस प्रकार के डॉक्ट्रिन जो होते हैं वो ज्यादातर कंट्रीज है वो मानती नहीं है। जैसे पाकिस्तान को ही ले लो, पाकिस्तान बोल रहा है कि नहीं भाई, कि हमें एक्शन लेने दो, हमारी कंट्री के अंदर की चीजें तो हम खुद संभालेंगे। अबे बेटा तुमसे संभल ही नहीं रहा, तभी तो हमने एक्शन लिया, राइट। तो ये चीज है। इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, उन्होंने इंडिया के सेल्फ डिफेंस अधिकार को सपोर्ट किया। यूएसए तो हमें सपोर्ट कर ही रहा है भाई, क्योंकि उसको हमारी जरूरत है, तो वो करेगा ही। अब हालांकि बीच में आ भी गया था, यूएसए बड़ा शाना है, उसने पहले सपोर्ट किया, फिर बीच में आकर बोला कि चलो टेंशन मत बढ़ाओ, चीजों को जो है वो शांत करते हैं वही, क्योंकि इस क्षेत्र में उसको जो है वो सुपर पावर बनना है। तो हमने भी कुछ नहीं कहा, हमने बोला चल ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, क्योंकि अभी हमें तुझसे ट्रेड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडियन अथॉरिटीज ने ग्लोबल पार्टनर्स को ब्रीफ किया और पहलगाम अटैक की ब्रूटैलिटीज बताई कि किस कदर जो है वो टेररिस्ट ने जो है वो इंडिया के अंदर रिलीजन बेसिस पर लोगों को लड़ाने के लिए जो है वो अटैक किया, कि लोग आपस में जो है वो भिड़ जाएं। क्योंकि अटैक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को इसलिए उन्हें टारगेट किया कि इंडिया के अंदर आपस में जो लोग हैं वो भिड़ जाए और इंडिया की यूनिटी सेक्युलरिज्म जो है वो सब भंग हो जाए। विक्टिम्स को उनके परिवार के सामने मार दिया गया। सोचिए आप, इस कम्युनल वायलेंस मतलब इससे कम्युनल वायलेंस प्रोवोक करने का सिग्नल मिलता है। बहुत बुरी ब्रूटैलिटी थी यार। बस यही था guys इस टॉपिक के अंदर, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। यूएसए ने देखो हमें सपोर्ट वगैरह किया और हमने उसका कड़ा जवाब भी जो है वो दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल इकोनॉमिक मुद्दा है ये गाइस, स्ट्रेंथनिंग स्टार्टअप क्रेडिट। जो आप जानते हो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा स्टार्टअप के लिए क्या रहा है, लोन का, क्रेडिट का, जो इतनी बार जो है वो आप सुन चुके चुके हो, और उसी का ही ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब इंडिया के के बहुत सारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्रेडिट यानी लोन लेना। गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को जो है वो एड्रेस किया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एड्रेस हुआ ये मुद्दा। तो देखो स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या होता है, लोन मिलना। इंडिया के अंदर 64 मिलियन से ज्यादा एमएसएमई है, 64 मिलियन से ज्यादा इंडिया के अंदर, अगर हम आंकड़ों की जो है बात करें, 64 मिलियन से ज्यादा। और इसमें सिर्फ 14% को ही फॉर्मल लोन मिल पाता है। जैसे मैंने अपनी भी बात करी थी आपसे पहले कि मुझे भी भाई लोन चाहिए था, मुझे मिल ही नहीं पाया एजुकेशन सेक्टर के लिए, राइट। तो सोचिए आप, बहुत जुगाड़ जुगाड़ वाला काम जो है वो चाहिए रहता है यार। क्रेडिट एक्सेस ना मिलने से ग्रोथ जो है वो रुक जाती है भाई। आपके पास फंडिंग नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ आप नहीं कर पाओगे, है ना। बिजनेस के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। कई स्टार्टअप्स इनिशियल फेज में ही बंद हो जाते हैं लोन ना मिलने के कारण। क्योंकि भाई आप एक अगर कोई स्टार्टअप जो है वो चालू करते हो तो एटलीस्ट आपको जो है वो करीब 6 से 8 महीने का पेशेंस चाहिए होता है। आप 6 से 8 महीने तक, 1 साल तक सोचो ही मत कि आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा। और उस दौरान फिर बैंक से आप जो है वो सपोर्ट की उम्मीद करते हो। बट जब ये सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जो व्यक्ति जिसने अपना स्टार्टअप चालू किया होता है वो ऑलरेडी लोन में दब चुका होता है, और फिर उसको मजबूरन स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। मैं उसमें एक बिगेस्ट एग्जांपल हूँ। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्रेडिट की नहीं होती, बल्कि कई बार लो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी होता है। बहुत सारे एमएसएमई ट्रेडिशनल प्रोसेस पे चल रहे हैं, राइट, तो वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो ये उनके साथ भी एक इशू है। तो फोकस है वो स्टार्टअप और एमएसएमई पर क्यों है, तो क्योंकि आप जानते हो यार एमएसएमई जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है, इसमें मेजर रोल प्ले करती है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो एमएसएमई क्रेडिट इकोसिस्टम पर सुधार करने पड़ेंगे। स्टार्टअप्स जो है वो इंजन है इनोवेशंस के, है ना, उनको अगर क्रेडिट मिलेगा तभी तो वो आगे ग्रो कर पाएंगे, स्केल अप कर पाएंगे। तो हमें क्या चीज करने की आवश्यकता है, तो इनको फॉर्मल क्रेडिट कवरेज को जो है वो एक्सपेंड करने की हमें आवश्यकता है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट के काफी सारे इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, है ना, सिडबी का इंटरवेंशन इक्विटी और डेट फंडिंग के लिए, ये भी हमें देखने को मिलता है। चलो एनीवेज, आप तो जो है वो देखो गवर्नमेंट ने जो है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप को एक्सपेंड कर दिया, और अपर लिमिट गारंटी कवर जो है वो 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए पर बोरोवर कर दिया इस स्कीम के अंडर, कि मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। एडिशनली गारंटी कवरेज भी जो है वो बढ़ा दी गई है, और एनुअल गारंटी फी कम कर दी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो देखो यार स्कीम तो है ही। ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2020 में, लिख लेना, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंडर, 2022 में सॉरी। और इसको डिजाइन किया गया था कि कोलेटरल फ्री लोन्स है वो प्रोवाइड किया जाए, और इसको DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप जो है, जो
एनसीजीटीसी के तहत जो है वो आते हैं, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के थ्रू ऑपरेशनलाइज होते हैं, तो उनको फायदा मिले। तो स्कीम अलाउ कर रही थी कि लोग, जो भी लोग स्टार्टअप अपना डाल रहे हैं, तो उनको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाए, यानी कि बिना कोई चीज गिरवी रखे अच्छा खासा लोन मिल जाए। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था, बट इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अभी आज की डेट में एक्सपेंड भी किया है कि जिससे कि लोगों को ज्यादा फायदा मिले। देखो इसकी गारंटी लिमिट भी जो है बढ़ा दी गई है, डबल कर दी, 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दी। 10 करोड़ तक के लोन के लिए कवरेज जो है वो बढ़ा दिया गया 85% डिफॉल्टेड अमाउंट का। लोन्स जिन जो 10 करोड़ के ऊपर के हैं तो उनका कवरेज 75% जो है वो कर दिया है। ठीक है। एनुअल गारंटी फीस भी जो है वो कम कर दी है, जिससे कि लोगों के ऊपर फीस का भार ना आए। ये चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। इतना ही ये टॉपिक था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? ट्राई करो इस क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करके आंसर देने की। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एस्टेरॉइड YR4, इसका लिख लेना। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अभी आपको। इसका लिख लो आप, एस्टेरॉइड YR4। एस्टेरॉइड क्या होता है सभी को पता ही है। एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किसके बीच में होती है, कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में होती है, बताना जरा कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। ये लिख लेना, इसको एटलस टेलीस्कोप चिले के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किया गया, और बताया जा रहा था कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी धरती से टकराने की, 3.1% चांसेस थे कि ये धरती से टकराएगा, तो अभी उसको मना कर दिया, बोलते कि धरती से नहीं टकराएगा, बट हाँ 3.8% चांसेस हैं कि वो मून से टकरा सकता है 2032 तक। और अगर ये मून से टकराएगा तो चंद्रयान 2 मिशन जो है वो और अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर क्रैश को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्यूचर स्टडीज जो मून पर है उसके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई करिएगा इसका आंसर जो है वो देने की। चलिए विदा लेता हूँ इसमें, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो जय हिंद, जय श्री महाकाल। मैं हूं कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं।